हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज़ादी का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बहुत लोग इसका मतलब समझते नहीं कि हम कितने आज़ाद हैं। भाई, अंग्रेज़ों ने जो हमारी बैंड बजाई है। अच्छा, आज मैं लेक्चर लूँगा कि कुछ जो ये वायरल मिथ कि भैया अंग्रेज नहीं होते तो भारत यूनाइट नहीं होता, तो उसका मिथ जो है वो वायरल मिथ मैं बस्ट करूँगा अगले लेक्चर में। बने रहिएगा मेरे साथ। बट पीएम मोदी ने स्पीच दी और उस स्पीच में क्या क्या बोला, चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त दिन है, मतलब 15 अगस्त ये दिन कमाल का रहता है हमेशा। अभी काफ़ी कुछ हुआ जिसने बताया कि भारत की डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है ये। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे सेल हमारी लाइव है यार, आज़ादी की सेल। कल तक, आज और कल आखिरी दिन है। सारे कोर्सेज पर 40% ऑफ है। आज़ादी कूपन कोड यूज करें। साइकोलॉजिकल कोर्सेज, एआई कोर्सेज, एकेडमिक कोर्सेज, सब। तो यार बात यह है ना कि पीएम मोदी ने जो स्पीच दी है उसमें इन्होंने लगभग आधे घंटे की स्पीच है, और जो सबसे ज्यादा टर्म की चर्चा हो रही है वो है दिमागी नक्सल। एक अर्बन नक्सल था, अब एक दिमागी नक्सल आ गया है ना। तो बात यह है कि पीएम मोदी पहले तो शुरुआत करते हैं, और पहले पीएम मोदी वही कि बहुत योगदान दिया है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कमाल का काम किया, उनकी वजह से हमको आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद वो बताते हैं कि यह आज़ादी कितनी ज़रूरी है और भारत को क्या क्या करना है। तो वंदे मातरम, हिस्टोरिक रोल ऑफ वंदे मातरम, भाई बोला कि पहली बार वंदे मातरम इस बार, तो वो तो ऐतिहासिक है ही है। वंदे मातरम को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, आपको याद होगा कि पूरा गाना चाहिए कि आधा गाना चाहिए, काफी ज्यादा उसको लेकर चर्चा हुई थी। ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद इन्होंने ट्रिब्यूट दिया। भाई देखो, ये बात सच है कि अगर लीडर्स नहीं होते, टाइम ट्रैवल करके आज के जितने भी लीडर्स हैं अगर आप भेज दो ना वापस, खत्म हो जाएगा देश हमारा। तब ये बात सच हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा था। देन 2047 विकसित भारत पर इन्होंने बात की, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या भारत विकसित हो पाएगा, इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। बट पीएम मोदी का कहना है कि देखिए, हम 100 साल ऑफ इंडिपेंडेंस अगले 20 साल में कंप्लीट करेंगे, मतलब 100 साल हो जाएगा। भाई ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे एम्बिशंस बड़े होने चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि पीएम मोदी ने ये बात सच बोली, लेकिन क्या वो एम्बिशंस बड़े करने के लिए सरकार हमको फैसिलिटी दे रही है? मैं ये मानता हूं कि भारत में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप बहुत लकी हैं कि आप भारत में पैदा हुए हैं। आधे से ज्यादा दुनिया में सिविल वॉर हो रहा है, और आधे से ज्यादा दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। जो आप यूरोप या फिर देखते हो ना, मैं बहुत लोगों को जानता हूं 30 लाख कमा रहे हो भारत में, तब भी 10 लाख बच जाएंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी इतनी है, लेकिन 30 लाख कमा रहे हो सऊदी या गल्फ में, 10 लाख उधार लेने पड़ेंगे। और वहां मिडिल ईस्ट में तो, वेस्ट एशिया में तो हालात और ज्यादा खराब है। भारत में तो मतलब इमेंस अपॉर्चुनिटी है, इमेंस अपॉर्चुनिटी, बट कहीं ना कहीं हम उसको यूज नहीं करते। तो एम्बिशंस बड़े हैं, बट मुझे लगता है कि एक एम्बिशन को लेकर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि हमको कौन कौन से सेक्टर्स में भारत के पास गजब की प्रोबेबिलिटी है, और मुझे ही रख लो उसमें, मैं ही बता दूंगा 30-40 तो मैं ही बता दूं। देन देयर इज स्ट्रॉन्गर डिटर्मिनेशन। पीएम मोदी ने बोला कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये बिल्कुल बात सच है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर इंसान की आवाज़ आज़ाद है और हर किसी को बोलने का हक है। और साथ ही साथ ये भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि बाहरी ताकतों से हम डरेंगे नहीं। जो भी बाहरी ताकतें आएंगी उनसे डटकर मुकाबला होगा। देन ग्रेटर सेल्फ रिलायंस, ये बात सच है। आत्मनिर्भरता पर ये अच्छा रहा है कि हमने आत्मनिर्भर, ये जो शब्द है, सेल्फ रिलायंस का जो शब्द आया, तो उस पर हमने भारत में बनाना शुरू किया। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, कम से कम स्वच्छता की बात तो होने लगी। ऐसी आत्मनिर्भरता पर यह क्रेडिट मैं बिल्कुल दूंगा कि ये अच्छी स्कीम रही है, और काफी हद तक हम काफी सेक्टर्स में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और इसमें भी टाइम लगेगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, बट हम कोप अप कर लेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेमीकंडक्टर की यहां पे बात की, ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात की, चिप की बात की, एआई की बात की, जो कि भाई आपको करनी भी चाहिए क्योंकि ये एआई का युग है। हमने भी बहुत सारे कोर्सेज निकाले हैं। ऑनलाइन कोचिंग पे उन्होंने बोला कि मैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग देंगे। वो देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करने वाली है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात की, तो विकसित भारत 2047 पर ये प्रोजेक्ट इन्होंने रखा। उसके बाद अगला पॉइंट कि जो हमारे युवा है वो मेन इंजन है, ये बात सच है।
हमारे युवा हैं तो मेन इंजन, बट बात यह है कि हमारे सारे युवा जो हैं मैक्सिमम उसमें 80-90% सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो भाई क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे बहुत लोग रील बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे वहां से आपको हटाना होगा। आपको प्राइवेटाइजेशन ठीक है एक हद तक, बट आपको रोजगार देना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें भारत अभी ठीक ठाक कर रहा है। सही है, भारत स्लो है बट अच्छा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहां पे सरकार ये कह रही है, पीएम मोदी युवा से ये चाहते हैं कि पहली बात आप एंटरप्रेन्योर्स बने, जो कि मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी पीएम मोदी की स्पीच की, क्योंकि पहले आज से 20 साल पहले जब आप बोलते थे ना कि मैं एंटरप्रेन्योर होता हूं ऐसे बोलते थे, एंटरप्रेन्योर है, डॉक्टर नहीं हो, लेबर नहीं हो, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कहा भैया कौन सा, ये कौन सा है। देन उसके बाद इंजीनियर्स, ये अभी बीटेक की थोड़ा, बीटेक एमबीए की थोड़ी सी काफी ऐसे मतलब उनकी लोकप्रियता थोड़ी घटी है, बट भाई हम मिलेनियल्स हैं। तो मुझे आज भी याद है कि 2010 में जब मैंने अपने 12th पूरा किया था तो एक फौज थी, और जब मैंने बीएससी किया तो मैं जब सुबह जाता था ना तो फौज निकलती थी इंजीनियर्स की, राइट। बट इंजीनियर्स देखिए भारत में बहुत इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, और भारत में स्किल अभी भी, अब जो नई नई कंपनीज आ रही है वो स्किल पर काम कर रही हैं, और ये अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स ने भी बोला, एक्सपर्ट्स ने बोला कि भारत में स्किल और जॉब रिक्वायरमेंट्स का मिसमैच है। तो कहीं ना कहीं स्किल पर बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ अब ना बहुत नई नई डोमेन्स आ गए हैं, ठीक है। वहां पे अगर आप जैसे डिफेंस इंजीनियरिंग करिए, वो बहुत बढ़िया गजब का डोमेन है, आप समझ रहे हो। सिविल इंजीनियर एक समय उतना, लेकिन आज सिविल इंजीनियर्स की काफी मांग है। तो यस, इंजीनियर्स विल ड्राइव द नेशन। रिसर्चर्स, एआई स्पेशलिस्ट, देखो रिसर्चर्स की जहां तक बात है ना, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि भारत में सबसे बुरा हाल रिसर्चर्स का है। अगर पूरी दुनिया में मुझे एक देश चुनना हो, भारत में बहुत बुरा हाल है भाई, अरसा बीत जाता है, पीएचडी कंप्लीट नहीं होती। ये दोस्तों मैं, क्योंकि मैं एमएससी में था तो बहुत लोगों ने पीएचडी की, मैंने बहुत ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स को देखा जो या तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने कहा कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना लंबा वक्त यार, हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। कहीं ना कहीं सरकार को तो पीएचडी में फंडिंग, ठीक है, बातें बड़ी बड़ी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बट जब तक आप पैसा नहीं देंगे उतना बजट, 90% कॉलेजेस में आप चले जाइए। इनफैक्ट दोस्तों मैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लखनऊ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी चीजें थी, अगर एक्सपेरिमेंट या कुछ टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा एमएससी अप्लाइड फिजिक्स से था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो पीएचडी कर रहे थे तो उनको बाहर जाना पड़ता था, या तो वो बीएचयू जाते थे या कोई और बड़ी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 90% यूनिवर्सिटीज में उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो आप देना चाहेंगे। तो फिर यार, और देखिए एक सबसे ज्यादा पीएचडी रिसर्च कहां हो रही है, सबसे ज्यादा यूरोप में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी आलतू फालतू चीजों में लगा दोगे तो कैसे किसी को मोटिवेशन मिलेगा। आज अगर आप किसी से बोल दो ना भैया पीएचडी कर रहे हैं, एक पीएचडी वाले का रिश्ता आया है, अरे भैया रहने दो यार, मामा बन जाएंगे भैया, मामा बन जाओगे तुम, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाओगे, तुम पीएचडी करते रहोगे, हमको ना चाहिए। बल्कि ये बड़ी डेंजरस चीज है, क्योंकि पीएचडी ही से ही देश आगे बढ़ रहा है। रिसर्च, जितनी ज्यादा रिसर्च होगी भाई, स्टेम, लेकिन तो कहीं ना कहीं भारत और पीएम मोदी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमको पीएचडी, बहुत ही पीएचडी और ये जो एमबीबीएस है, इसको बहुत इफेक्टिव बनाए और बहुत आसान बनाए। आसान इन द सेंस कि खूब पैसा फूके, इसका टाइम कम करे। हर किसी, एवरीवन वांट्स कि भाई हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, हर किसी को चाहिए, बट वो जो इतना मेंटल टॉल होता है ना, 8-9 साल, मतलब काफी लंबी लंबी पीएचडी चल जाती है यार। बहुत लकी हो तो आपकी शायद 3 साल में कंप्लीट हो जाए, बहुत लकी हो या बहुत ही मेहनत करती है, बहुत सारी चीजों पे आपका गाइड अच्छा होना चाहिए, देयर आर मेनी थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान हो। विद देन सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स, ये एक नई डोमेन आ गई है भाई, इसमें काफी स्कोप आने वाला है। अगर आप सेमीकंडक्टर में कुछ कर रहे हो, बिलियन में खेलोगे, बिलियन ट्रिलियन में। डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, अगेन डेटा पैटर्न्स हो गए या ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो गए, उनके शेयर देखिए वो लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। इनोवेटर्स और स्किल्ड वर्कर्स पर पीएम मोदी ने बोला, स्किल्ड वर्कर्स की भी कमी है भारत में। देन एआई ट्रेनिंग पर इन्होंने बोला कि 1 करोड़ युवा एआई ट्रेनिंग लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले साल। अब एआई सिस्टम को बनाना पड़ेगा, एआई एप्लीकेशन, रोबोटिक्स, एआई रिसर्च। हम ही लोगों ने हजारों लोगों को ट्रेन किया दोस्तों एआई के जो हमारे कोर्सेज है, ठीक है, देयर आर मेनी कोर्सेज। देन ऑनलाइन कोचिंग, ये बहुत अच्छी बात और मुझे बहुत अच्छी चीज लगी सरकार की, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं एमएससी कर रहा था तो मैंने अपने सारे लेक्चर्स एमएससी के एनपीटीईएल पे देखे थे, और भाई गजब, प्रताप हरिदास सर, सल्यूट है सर आपको, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आपसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ाता। तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास ये होना चाहिए,
और इससे काफी, क्योंकि अभी देखिए ऑनलाइन कोचिंग पे काफी बवाल मचा था, दो बड़े एजुकेटर्स आपस में भिड़ गए थे, अभी भी भिड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, और जाहिर सी बात है अभी एक खाली उन्होंने बोल दिया है, इस पे काम चल रहा होगा और पूरा लेआउट तैयारी हो गया होगा। हो सकता है बहुत सारे कोचिंग्स को साथ में लाएं, हो सकता है कि और भी, भाई हम तैयार हैं, हम भी बिल्कुल तैयार है इस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। देन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये बड़ी मतलब कॉम्पिटेटिव और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज पे भी स्किल डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करियर, ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी अगर कर दे, मतलब कुछ बचा ही नहीं, हम लोग के पेट पे लात पड़ने वाली है। देन 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ, सप्तधारा, इस पे काफी चर्चा हो रही है, बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स आए हैं। तो यहां पे सप्तधारा की बात की है। अब हम सबको पता है कि जो 2014 के बाद जो मोदी सरकार है वो शब्द बड़े अच्छे अच्छे निकालती है, काम भी होता है, कुछ चीज में नहीं होता है। तो ब्रॉड एरियाज पे क्या है, सप्तधारा में सबसे पहले एनर्जी। अब एनर्जी की बैंड बजी हुई है पूरी दुनिया में, अभी मैंने वो काफी रील मेरी वायरल होगी, वो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वाली, जो चाइना लगातार स्टोर करता जा रहा है। देन क्रिटिकल मिनरल्स, आपको क्रिटिकल मिनरल्स खरीदने पड़ेंगे, एनर्जी आपको खरीदनी पड़ेगी, रातों रात आपकी एनर्जी आ नहीं जाएगी। भारत में भी क्रिटिकल मिनरल्स है नहीं, तो आपको जो माइंस हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में लीज पर लेनी पड़ेगी, और भी भारत इसमें बहुत पीछे है। और अगर भारत जल्द से जल्द इसमें कुछ नहीं करता तो चाइना कंट्रोल कर लेगा यूनिलेटरली, आप कुछ नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी तीसरा पिलर, जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी ली। मैन्युफैक्चरिंग चौथा पिलर, सेकेंडरी सेक्टर, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट करेगा और जितना ज्यादा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग दे देगा, उतना कोई कुछ नहीं दे सकता। आज जो आप देख रहे हो ना रियल एस्टेट के दाम इतने जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। तो जितना हो सके भारत को मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे ध्यान होना चाहिए। पांचवा, यूथ एंड ह्यूमन कैपिटल, इसको पहले पे रखना चाहिए था। ह्यूमन रिसोर्स हमारा वेस्ट हो रहा है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, मंदिर के सामने जाइए 10 रुपए ऐसे हिला दीजिए, 1 सेकंड के अंदर अंदर वहां पे 20-25 लोग आ जाएंगे। अब 20-25 में से अगर आप सबको ट्रेनिंग देते हो, है ना, हर किसी का स्किल सेट होता है, तो वो क्या कर लेंगे। लेकिन एक इंसान जिसके पिताजी पंचर बना रहे, वो भी पंचर बना रहा है, उसका बेटा भी पंचर बनाएगा। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो लिटरली वेस्ट हो रहा है, और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतने सारे लोग जो घूम रहे हैं और इसमें आधे से ज्यादा गरीब हैं और बहुत ज्यादा गरीब हैं, हम कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं, हम क्या उनके साथ, आप, अब जाहिर सी बात है कि वैसे बहुत सारे लोग होंगे, बड़े हो गए होंगे, आप उनको पढ़ा नहीं सकते, बट आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, तभी भारत आगे बढ़ेगा भाई। ये नहीं कि भाई कोई आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो आपने एक तबका पूरा ग्रीन से ढक दिया पूरे स्लम को, और इधर वाह वाह, इधर सब चंगा सी, अरे इधर देखा तो सब नंगा सी। ऐसे नहीं होने वाला यार, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी किसी भी देश की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ट्रेजर होता है, वो ह्यूमंस होते हैं। रशिया हार रहा है यूक्रेन युद्ध, जीत नहीं पाया अभी तक, अमेरिका की बैंड बजी हुई है। अगर हमारे पास सबसे ज्यादा, भारत में, पूरी दुनिया में हमारे सबसे ज्यादा युवा हैं, तो हमको उसका यूज करना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मैं बता चुका हूं, एंड नेशनल स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। आठवां, क्रिटिकल मिनरल्स की बात की कि स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बननी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, सब में जो है वो आपकी क्रिटिकल मिनरल्स यूज होते हैं। बट मैंने आपको क्या बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स हम बनाते नहीं है, ना ही आपको मिल जाएगा, उसमें काफी समय लगेगा, ना ही हमारे पास कोई कंपनी है, वो चाइना की मोनोपोली है, और आपको चाइना से कंपीट करना है, वो सुपर पावर है क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात करें तो पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत में ऑलरेडी बन रहा है, भारत सबसे आगे है इसमें। हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, जीसीसी है, दुनिया भर में भारत के, भारतीय, अब अंटार्कटिका में भी आप जाएंगे तो इंडियन होटल आपको वहां पे मिल जाएगा, भारतीय फैले हुए हैं, बस उनको कैपिटलाइज करना है। रॉ सिस्टम, चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, फिनिश प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ एक प्लेबुक, एक टेस्ट पूरा हमारे यहाँ हुआ है, और ये बहुत जल्द आपको, ये सेमीकंडक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो 5 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट अगले 7 से 8 साल में। और सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने का मतलब ये, अगर सरकार इसको सही से यूज कर लेती है तो याद रखिएगा कि भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि भारत में टैलेंट भर भर के है भाई, जितने में हॉलीवुड मूवी बनती है उतने में मार्स ऑर्बिटर बना देते हैं, जुगाड़ है यहां पे हर किसी के पास। देन उसके बाद न्यूक्लियर पावर टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार कह रही है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन हम करेंगे, ये हमारा टारगेट है। अभी अच्छी बात है कि देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमें रूफटॉप सोलर प्लांट में, तो भैया रूफटॉप सोलर में मतलब जो घरों पे सोलर लगते हैं उसमें तो लखनऊ में हमारे शहर ने टॉप किया है, समझ रहे हो। ईनाम में यूपी ने टॉप किया, तो यूपी बढ़िया कर रहा है, बाकी और देश और स्टेट्स भी अच्छा कर रहे हैं।
तो आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी भी हमारा 80% 80% जो बिजली जनरेट होती है वो कोयले से होती है, तो उससे हटा के आपको कोई रिन्यूएबल मतलब कोई आपको कुछ चाहिए होगा आपको। देन एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई थी, वो और सैंक्शन जियोपॉलिटिकली सबको पता ही, हम सबसे डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की यहाँ पे बात की, इंडिया एज एन एनर्जी पावर की यहाँ पे बात की कि भाई हम भारत को एक पावर हाउस बना सकते हैं। देखिए ये बात है, ये मुझे नहीं लगता कि अभी होने वाला ये, क्योंकि भारत के पास मिलेगा नहीं, मिलेगा तो यार बहुत सारी चीजें, इतने लॉ हैं साले, मतलब आपको स्टेट लॉ का अमेंड करना पड़ेगा, सेंटर लॉ का अमेंड करना पड़ेगा, कहीं पे न्यूक्लियर बनाने जाओगे तो वहां के लोग विद्रोह कर देंगे, बहुत दिक्कत है भाई। तो ये मुझे लगता है कि ये बोल दिया, बट अच्छी बात है, एम्बिशन होना चाहिए और हमको उसमें काम करना चाहिए। अपर सियांग में प्रोजेक्ट तो बन नहीं पा रहा, हाइड्रो मेघालय में रेलवे जा नहीं पा रही है, आप समझ रहे हो। न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस, हाइड्रोजन बैटरीज पे बात किया, फिर देन मेक इन इंडिया की यहाँ पे बात की है, वोकल फॉर लोकल। उसके बाद दोस्तों यहां पे नक्सल पे जो बात की है ना, इससे पहले इंडिया की जो गरीबी है, पीएम मोदी ने बोला कि 25 करोड़ इंडियंस अब पॉवर्टी से दूर चले गए हैं। ऑन पेपर आपने 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गरीबी तो घटती है। आप ग्राफ देख लीजिए, मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन ये कह देना कि भारत से गरीबी कम नहीं है, कम हुई है, ऐसा बहुत ये नहीं है। ये दिखती है, आपको सामने दिखती है, ठीक है, कि गरीबी कितनी ज्यादा, और दिल डर जाता है ये देख के। इंडिया नया मिडिल क्लास से गुजर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए जैसे अमेरिका या ब्रिटेन जो है मिडिल क्लास ट्रैप में फंस गया था, वैसे ही हम ना फंस जाए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी की बात की गई है। फिर यहां पे जो दिमागी नक्सल की, भाई ये पीएम मोदी ने बोला कि दिमागी नक्सल मतलब हमने नक्सलिज्म तो खत्म हो गया लगभग यार। अभी इतना अच्छा वीडियो आया कि वहां पे जो एक समय पे नक्सल थी, वो महिला जो है वो रैंप वॉक करियर, क्या खूबसूरत है वो, क्या खूबसूरत है, बड़ी बड़ी हीरोइंस उनके सामने फीकी है, तो ये देखिए बड़ा अच्छा लगा। नक्सलिज्म खत्म हो गया है, लेकिन द मेन थिंग इज कि भाई जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम है वो अभी भी चल रहा है। दिमागी नक्सल मतलब लोगों को ब्रेन वॉश करना आज के जमाने में बहुत आसान है सोशल मीडिया के थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो दिमागी नक्सल वाला टिप्पणी है ना, वो किसको की आप समझ ही रहे, भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और कई जगह ऐसा हुआ। तो इसीलिए पीएम मोदी ने ये बात बोली है और बहुत इस पे बल भी दिया है कि भाई युवाओं को इससे बचाना होगा और कहीं ना कहीं लोगों को भी पहचानना होगा जो कहीं गलत दिशा में युवाओं को ले जा रहे हैं। फियर नैरेटिव्स पर अटैक करना पड़ेगा। बाकी फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड विक्टिम्स को भी बोला कि अभी बाढ़ आई और ये बहुत गलत हुआ, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू है। तो ये सारी बातें जो है वो पीएम मोदी ने बोली हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी मैंने बताया कि आजादी का जो स्पेशल लेक्चर है वो मैं लेके आऊंगा। एक मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टा पे वैसे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी। आप आजकल काफी रील्स वायरल हो रही है, काफी लोग डाल रहे हैं। एक मेरी रील वायरल हुई, कोसानी अल्मोड़ा का मैंने व्लॉग, सुकून पे भैया 3 दिन में व्लॉग आ रहा है, जो हमारा ट्रैवलिंग चैनल है, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी कोसानी अल्मोड़ा पे आज ही मैंने व्लॉग डाला, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने एक चीज बोली अपने लेक्चर में, जब मैं व्हाइट बोर्ड पर समझा रहा था आइटिनरी, मैंने बताया कि भाई देखो, बरसात में मत जाना, बरसात में बिल्कुल मत जाना। बहुत लोगों ने उसको यूज करके उसका गलत मतलब निकाला। देखिए कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, आप मेरे कोई भी कंटेंट को यूज करें। लेकिन मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, प्लीज लोगों को मिसगाइड मत करें, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा। देखिए अगर आप मुझसे बड़े हैं तो शुभचिंतक होने के नाते, और अगर आप मुझसे छोटे तो बड़े भाई होने के नाते, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बरसात में कहीं पे भी घूमने ना जाए, बस कहीं पे भी। अब ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए, मेरे पे ही वीडियोस बनाए मेरी रील यूज करके, स्टिच इज कमिंग। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई वो ड्रोन शॉट है, समझ रहे हो, ऊपर से आपको सब बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको नीचे घूमना है, आप उड़ नहीं रहे हो, समझ रहे हो। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, भाई गगन में बारिश हो रही है, तो आपको नीचे रहना है। और जब आप कहीं पे भी आप बरसात में जाओगे, क्योंकि मैं दोस्तों पूरा इंडिया घूमा हूं, पूरा इंडिया, और मानसून में भी अच्छा खासा घूमा हूं, हो सकता है कि 10% या 5% आपको अच्छा फील हो जाए, हो सकता है, लेकिन दोस्तों पहाड़ों पे तो बिल्कुल ना जाए, पूरा पहाड़ नीचे ही आ जाता है, शहर में आप ही के पास आ जाएगा। इतनी लैंडस्लाइड होती है, इतनी दिक्कतें होती है ना दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने देखी है ना। मैंने बाइक से, कार से सब रेंट करके मैंने अच्छी खासी जर्नीज की है, और इतनी बैंड बजती है ना बरसात में, आप होटल में ही रहेंगे, होटल में बाहर इतनी बारिश हो कि आप कहीं घूम नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे आप, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे भैया बादल 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 इतने नीचे आ जाते हैं ना कि पहाड़ों पे तो कुछ दिखता ही नहीं है। अभी मैं ऊटी गया था पिछले मानसून में ही, कुछ नहीं दिखा, सब मुझे घर में ही रहना पड़ा, सारी दुकानें बंद, सब कुछ नहीं, रात में घूम सकते। तो भाई आप होटल में रहने गए हो कि घूमने गए हो, इससे अच्छा 2 महीना वेट कर लो,
क्यों बेकार में रिस्क ले रहे हो? इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। बाकी देखो भाई, आपके पैसे हैं, है ना, आपको जहां खर्च, मेरा क्या जा रहा है, मेरा समझाना मेरा काम है, ठीक है, क्योंकि मैं गया हूं और जो गया है, जो घूमा है, वो आपको अच्छे से बता सकता है, ठीक है, कि क्या क्या दिक्कतें होती है। बाकी आपका पैसा, आपको जहां जाना है जाए। वो कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, और बरसात में ना उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, कहीं पे भी जाएंगे दिक्कत होगी, राइट। या तो रेनकोट लेके जाएं। और एक और चीज, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को फिसलते हुए देखा है, क्योंकि कई जगह पहाड़ पे ट्रैकिंग होती है, इतनी फिसलन हो जाती है कि किसी का हड्डी टूट गई, किसी का कुछ टूट गया। तो थोड़ा सा ध्यान से, मिसगाइड मत करें प्लीज, ये मेरी आप सबसे विनती है। बाकी आपको जैसा सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और इंडिपेंडेंस डे से लाइव है, आप इसको अवेल करें।